जय हिंद साथियों। अत्यधिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपके साथ हूं। आकलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट आकलन जिसे हमने पढ़ा है इस बात को कि मूल्यांकन का एक अंग होता है, मूल्यांकन का एक विशिष्ट प्रकार होता है, जिसमें असेसमेंट शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एसिडियर शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है टू सिट विद, साथ बैठना। यानी कि आकलन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आप परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली से थोड़ा सा भिन्न कार्य करते हैं, थोड़ा भिन्न तरीके से कार्य करते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं जैसे चर्चाएं कर चुका हूं और मैंने कहा है कई अवसरों पर कि आकलन शब्द का बहुत ज्यादा प्रचलन में प्रयोग जो हुआ वो एनसीएफ 2005 के बाद मूल्यांकन प्रणाली में ज्यादा हुआ। उससे पहले हम इस आकलन शब्द का प्रयोग जानते थे। आकलन क्या है, प्रयोग कम करते थे, शिक्षण अधिगम प्रणाली में इसका प्रयोग कम करते थे। इस खंड में हम लोग बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा ये करने वाले हैं कि आकलन के कितने प्रकार होते हैं। और ध्यान रखो, आकलन के जब मैं प्रकारों की बात कर रहा हूं तो मैं विद्यालय आधारित आकलनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आकलन को हम दो संदर्भों में देखते हैं। आकलन को दो संदर्भों में देखते हैं और ये दो टर्मिनोलॉजी है, इनको आप अच्छे से समझिए, अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक होगा एस बी ए, एक होगा एल एस ए। ये क्या है, इनको आप समझ लीजिए। एसबीए का मतलब होता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, असेसमेंट यानी कि जिसे मैं हिंदी में विद्यालय आधारित आकलन, विद्यालय आधारित आकलन, आकलन लिखूंगा। और एल एस ई का मतलब होगा लार्ज स्केल असेसमेंट, लार्ज स्केल असेसमेंट। तो हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम कौन से आकलन की बात कर रहे हैं और ये क्या है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट और लार्ज स्केल असेसमेंट, ये क्या है। आप देखिए, शिक्षण अधिगम प्रणाली में जब आप बच्चों के साथ विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं संचालित करते हैं, उन शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को संचालित करने के दौरान और पश्चात आपको आकलन करना ही करना होता है, क्योंकि मूल्यांकन जो है वो अविच्छिन्न अंग है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। यानी कि आपने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए आप जो अधिगम अनुभव बच्चों को प्रदान कर रहे हैं, तो अंत में आपको मूल्यांकन करना ही पड़ेगा इस बात को जांचने के लिए। तो इस उद्देश्य से विद्यालय के अंदर, विद्यालय प्रणाली के अंदर बच्चों को सीखने सिखाने की क्रिया के बाद फिर बच्चों के अधिगम की प्रगति जानने के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा जांचने के लिए जो आकलन किए जाते हैं विद्यालय स्तर पर, वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होते हैं। तो हमारी जितनी भी उपलब्धि परीक्षाएं होती हैं, प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं, टर्म परीक्षाएं, जो कुछ भी है, संरचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, आकलन के जो अन्य प्रकार हो, वो सारे के सारे स्कूल बेस्ड है। ये हम जितने भी आकलनों को हम पढ़ते हैं, यानी कि हमारे सिलेबस में स्कूल बेस्ड आकलन है। लेकिन ये एलएसए, लार्ज स्केल असेसमेंट, ये भी एक टर्म है, इसको भी समझिए। लार्ज स्केल असेसमेंट होता है व्यापक स्तर पर लिया गया आकलन। और व्यापक स्तर का शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं, वो व्यापक स्तर पूरे राष्ट्र के स्तर पर हो सकता है, पूरे विश्व के स्तर पर हो सकता है, पूरे राज्य के स्तर पर हो सकता है। वो आकलन किस लिए लिया जाता है, वो आकलन लिया जाता है इसलिए ताकि कुछ डाटाज कलेक्ट किए जाएं शिक्षण प्रणाली के संबंध में, एजुकेशन सिस्टम के संबंध में कुछ डाटा इकट्ठे किए जाएं, ताकि नई नीतियों का निर्धारण किया जा सके। नई शैक्षिक नीतियों के निर्धारण में ध्यान रखेंगे, ये नई नीतियों के निर्धारण के लिए, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, नई नीतियों के निर्धारण के लिए, निर्धारण के लिए एक व्यापक आकलन होते हैं, व्यापक आकलन। इनका उद्देश्य बच्चों की अधिगम प्रगति को जानना नहीं है। मतलब प्रक्रिया में होता तो है, बच्चों की अधिगम प्रगति को देखते तो है, क्योंकि आकलन का वो एक पार्ट रहेगा, लेकिन उद्देश्य की भिन्नता है इसके उद्देश्य में और इसके उद्देश्य में। तो आपने जैसे पढ़ा होगा, जैसे एक सर्वे हुआ हमारे 2021 में, एनएएस है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे।
नेशनल अचीवमेंट अचीवमेंट सर्वे जो पूरे राष्ट्र में हुआ, पूरे राष्ट्र के लगभग 750 जिलों में, 733 जिलों में शायद हुआ था। और उस 733 जिलों में लिए गए आकलन के आधार पर यह तय किया गया कि अब नई शिक्षा नीति में कौन कौन से तत्व शामिल किए जाएं। जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है। तो ये जो लार्ज स्तर पर लिए जाने वाले जो आकलन होते हैं, पूरे भारत में लिए जाए या पूरे राज्य में लिए जाए, उनके पीछे उद्देश्य निहित होता है कि हमें शिक्षा नीति में क्या बदलाव करना है, हमें नीति में कौन कौन से तत्व शामिल करने हैं, कौन कौन सी बातें शामिल करनी है। वो जो लार्ज स्केल असेसमेंट होता है वो LSA होता है। लेकिन विद्यालय स्तर पर लिए जाने वाले जितने भी परीक्षण होते हैं, चाहे वो संरचनात्मक आकलन हो, योगात्मक आकलन हो, प्रथम द्वितीय तृतीय टेस्ट हो, अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाएं हो, टर्म परीक्षाएं हो, वो सब स्कूल बेस्ड असेसमेंट की श्रेणी में आती है, वो ये SBA की कैटेगरी में आती है। तो हम जो बात करने वाले हैं, हमें जो आकलन के प्रकार जो समझ रहे हैं, वो आकलन के प्रकार में हमको SBA के अंतर्गत होने वाले जो आकलन के प्रकार हैं उस पर हमको चर्चा करनी है। क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाने वाले जो भी आकलन होते हैं, जिसे हम गुणवत्ता जानने के लिए किए जाने वाले आकलन भी कहते हैं, LSA को। ये शैक्षिक प्रणाली की गुणवत्ता जानने के लिए और नीतियां निर्धारण करने के लिए किए जाने वाले आकलन होते हैं। हम लेकिन बात करने वाले हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट की, और स्कूल बेस्ड असेसमेंट में जो व्यवस्था होती है उसमें आकलन के कितने प्रकार होते हैं ये हमको समझना है। तो हम जिन प्रमुख आकलनों के प्रकार की बात करते हैं, आकलनों के प्रकार, और आकलनों के प्रकार मतलब स्कूल बेस्ड असेसमेंट के प्रकार। और यहां जो प्रकारों में होते हैं, 3 प्रमुख प्रकारों की मैं बात करता हूं। ये 3 प्रमुख, ये आपके लिए विशेष जानना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में ये आपके बिल्कुल सीधे सीधे आपके परीक्षा में जुड़ते हैं। सबसे पहला जो है वो होता है सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। दूसरा जो होता है वो होता है सीखने का आकलन। सीखने का आकलन, और अंग्रेजी में इसको हम लिखेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और तीसरा जो होता है वो होता है सीखने के रूप में। सीखने के रूप में या सीखने के समान आकलन। सीखने के समान आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। पहले तो आप तीनों के नाम जानिए, तीनों के नाम। ये हम जो आकलनों के इन 3 प्रकारों की बात करें, और सी प्रणाली जो होती है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली, वहां पे हमको उस परिप्रेक्ष्य में इनको समझना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि ये जो सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट, और आप देख रहे हैं ये 3 शब्दों को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। ये 3 शब्द कौन से? ये 3 शब्द ये वाले, ये 3 शब्द असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। सीखने के लिए, सीखने का, और सीखने के रूप में। यानी कि हिंदी में अगर मैं करूं बोला तो सीखने के लिए, सीखने का और सीखने के समान। अब ये आकलन क्या है? आकलन जो असेसमेंट जो है, जो शिक्षा अधिगम प्रणाली में किए जाने हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसमें कुछ आकलन जो होते हैं उनका उद्देश्य कुछ अलग होता है, उनकी टाइमिंग कुछ अलग होती है। कुछ आकलन होते हैं जिनका उद्देश्य, जिनकी टाइमिंग अलग होती है, करने वाला दूसरा होता है। और इन तीनों आकलनों पे अच्छी समझ बनाइए, परीक्षा में ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से और बड़े
ये अवधारणात्मक तौर पर ये समझ जो आपकी बनती है, फिर ये परीक्षा में जब ये कॉन्सेप्ट जुड़ता है तो आप ये डिसीजन ले पाने में बड़े सक्षम होते हैं कि इसमें से किस आकलन को किस श्रेणी में रखें, सीखने के लिए वाले में रखें, अधिगम के लिए, सीखने के लिए, या सीखने का यानी कि अधिगम का आकलन रखें। ये आपको फिर तय करना बड़ा आसान हो जाता है। और ये परीक्षा में आप देखेंगे, गत वर्ष की परीक्षा में कई बार सवाल आए हैं। तो मैं सबसे पहले पहले इनको चर्चाओं में मैं भी लूं, सीखने के लिए, आपको शब्द दिख रहा है के लिए, आकलन, यानी कि सीखने के लिए आकलन, यानी कि ऐसा आकलन जो इसलिए किया जा रहा है, जो सीखने के लिए किया जा रहा है, जो इस बात को तय करने के लिए किया जा रहा है कि कैसे सीखा जाए, कैसे सीखा जाए, सिखाने का प्रॉपर तरीका क्या हो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशील कैसे हो। ये जो इसको नाम को थोड़ा सा गौर से आप देखेंगे, इसके नाम में निर्णय नहीं मिलेगा, इसके नाम में आपको सुझाव दिखेगा, सुझाव, परामर्श दिखेगा। सीखने के लिए आकलन, ऐसा आकलन जो सीखने के लिए किया जा रहा है कि कैसे सीखना है, प्रॉपर तरीके से कैसे सीखना है, यानी कि कैसे सीखना है, कैसे सीखना है, कैसे सीखना है। और ये जो आकलन है सीखने का, यानी कि सीखने का कितना सीखा है, यानी कि बच्ची अब प्रक्रिया समाप्त हो गई है, ये कितना सीखा है, कितना सीखा है। और इन दोनों शब्दों में अंतर को आप समझिए, इसको हम अलग से अभी चर्चा करेंगे लास्ट में, पहले इन दो के अंतर को आप समझिए। कैसे सीखना है, कैसे सीखना है और कितना सीखा है। और इन दो शब्दों को समझ करके आपको बड़े अच्छे से पता लग रहा होगा, कैसे सीखना है यहां पे प्रक्रिया की बात है, और कितना सीखा है यहां पे रिजल्ट की बात है, यहां पे अंतिम परिणाम है। और इसीलिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि सीखने के लिए आकलन जो होते हैं, इनकी टाइमिंग पे अगर हम बात करें, ये प्रक्रिया के दौरान किए जाते हैं, ड्यूरिंग प्रोसेस किए जाते हैं। क्यों ड्यूरिंग प्रोसेस? कि कैसे सीखना है, सीखने सिखाने की उचित तरीके क्या होंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशील कैसे बनाया जाए। निश्चित तौर पर यह सुझाव प्रक्रिया चल रही होगी तभी दिया जा सकता है, प्रक्रिया समाप्त होगी फिर आपके उस सुझाव का कोई मतलब नहीं है। तो ये सुझावात्मक है, अभी इसके बारे में मैं डिटेल लिखूंगा। तो एक अंग्रेजी में मैं बड़ा अच्छा एक लेख पढ़ रहा था, मैंने उसमें पिछले वीडियोज में भी मैंने इस बात को, जब मैं गत वर्षों में ऑफलाइन और ऑनलाइन में पढ़ाता था, मैंने उन सेंटेंस को गत क्लासों में मैंने कभी कभी उल्लेख भी किया है कि बड़ा अच्छा एक मैंने वाक्य देखा, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, उसमें अंग्रेजी में लिखा गया, अंग्रेजी में लिखा गया। और उस अंग्रेजी के लिखे हुए को भी आप एक बार देखें, what a teacher should do, what a teacher should do। और इसके लिए लिखा गया, इसके लिए लिखा गया what a student can do, what a student can do। इनको भी थोड़ा सा समझिए, व्हाट अ टीचर शुड डू, एक टीचर को क्या करना चाहिए, एक टीचर को क्या करना चाहिए सीखने के लिए आकलन में, यानी कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका मतलब उसे अपने पूरी शिक्षा अधिगम जो व्यवस्था जो चल रही है, प्रणाली जो चल रही है, उससे सुधार के लिए क्या करना चाहिए, उसे अधिक प्रभावशील, मोर इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये सुझाव है। लेकिन ये बच्चे की क्षमता का आकलन है, व्हाट ए स्टूडेंट कैन डू, बच्चा क्या कर सकता है। यानी कि बच्चे को आपने पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई है, संपूर्ण प्रक्रिया के बाद आपने बच्चों को जितना सिखाना था, जितना ट्रेन करना था वो सब कर दिया है। अब आप उसके बाद ये तय कर रहे हो, आप एक लेवल तय कर रहे हो कि बच्चा क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है। ये बच्चे की क्षमता के लिए जांचने के लिए है, ये शिक्षक को क्या करना चाहिए ये सुझाव देने के लिए है। तो अब हमको, अब मैं तीनों को अलग अलग पृथक पृथक स्लाइड में मैं आपको समझाता हूं कि सबसे पहले हम देखेंगे, बात करेंगे सबसे पहले नंबर एक, सीखने के लिए आकलन क्या होता है। इसके प्रमुख बिंदुओं को देखें, सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन। और जैसा मैंने कहा टाइमिंग की मैंने बात की, तो टाइमिंग में सबसे पहली बात
कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान यानी कि मध्य में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान यानी कि ड्यूरिंग प्रोसेस समय समय पर लिए जाते हैं, सबसे पहला पहला बिंदु सीखने के लिए आकलन का सबसे पहला पहला बिंदु कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान समय समय पर लिए जाते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता अफेक्टिवनेस की जांच करने के लिए लिए जाते हैं। बालकों की अधिगम प्रगति के बारे में पता करने के लिए लिए जाते हैं। और दूसरा बिंदु, शिक्षण अधिगम प्रभावशीलता की जांच करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रभावशीलता की जांच करते हैं यानी कि पता करते हैं कितनी अफेक्टिव है। बालकों की अधिगम प्रगति लर्निंग प्रोग्रेस, ध्यान रखो अधिगम प्रगति, क्योंकि मैं अभी इस शब्द को आप विशेष तौर पे ध्यान देना, ये जो शब्द है ये अधिगम प्रगति का पता, सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, ये अधिगम प्रगति का पता लगाएंगे, ये अधिगम के स्तर का पता लगाएंगे। अधिगम प्रगति का पता लगाने का मतलब होता है कैसा प्रोग्रेस कैसी चल रही है, और ये अधिगम का स्तर यानी कि कितना आता है, ये निर्णय है, ये सुझाव है। तो मैं अभी जैसे इसको मैं लिख रहा हूं, बालकों की अधिगम प्रगति का पता करते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संबंध में प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देते हैं। प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देते हैं। ये जो सीखने के लिए आकलन है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संबंध में फीडबैक देते हैं। और फीडबैक किसको देते हैं? दोनों को देते हैं, शिक्षकों को भी और विद्यार्थियों को भी। तो फीडबैक देते हैं और संपूर्ण प्रक्रिया को और अधिक बेहतर कैसे बनाया जाए, इसका सुझाव देते हैं। यानी कि इसीलिए इनको सुधारात्मक या विकासात्मक या परामर्शात्मक प्रकृति का कहा जाता है। यानी कि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और ज्यादा बेहतर कैसे बनाया जाए, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कर रहा हूं मैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच करते हैं, फीडबैक देते हैं, प्रतिपुष्टि देते हैं, बालकों की अधिगम प्रगति का पता बताते हैं, उस प्रक्रिया को और अधिक बेहतर कैसे बनाया जाए इसका सुझाव देते हैं। इसीलिए इनको परामर्शात्मक बोला जाता है, सुझावात्मक बोला जाता है, विकासात्मक बोला जाता है। और ये जो होते हैं सीखने के लिए आकलन, ये औपचारिक या अनौपचारिक किसी भी रूप में हो सकते हैं, दोनों रूपों में होते हैं। अनौपचारिक तो होते ही होते हैं
औपचारिक भी होते हैं, अनौपचारिक या औपचारिक, दोनों रूप में होते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट कि बालकों को कोई स्तर या ग्रेड या उपलब्धि प्रदान नहीं करते, उपलब्धि प्रदान नहीं करते। यानी कि इनका काम कोई ग्रेडिंग देना, रैंक देना, उपलब्धि देना, डिवीजन देना, ये नहीं है। इनका काम सुझाव देना है सीखने के लिए आकलन में, और सीखने के लिए आकलन फीडबैक देंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच करेंगे, बच्चों के अधिगम को और बेहतर कैसे बनाया जाए इसका सुझाव देंगे, उनकी अधिगम प्रगति को जांचेंगे। इसलिए तो आप देखें, मैं जैसे इसको सरल भाषा में आप समझें कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के दौरान, क्योंकि टाइमिंग हमने जैसे शुरू में लिख दी, टाइमिंग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, ड्यूरिंग प्रोसेस लिए जाते हैं। तो मैं पढ़ाने के दौरान बच्चों के साथ एक ऐसा आकलन करना चाहता हूं जिससे मैं ये तय कर सकूं कि जो मैं सिखा रहा हूं वो बच्चे ढंग से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो वो जो आकलन मैं लूंगा प्रक्रिया के दौरान, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे बच्चों को कोई डिवीजन, कोई ग्रेड, कोई वो देना है। उसका उद्देश्य ये है कि मैं इस बात को जांच लूं कि बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर उसमें कहीं कोई कमी है तो कहां सुधार किया जाए। ऐसे उद्देश्य से किए गए आकलन, ऐसे उद्देश्य से किए गए आकलन सीखने के लिए आकलन होते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि कौन कौन से आकलनों को इस श्रेणी में रखा जाता है, कौन कौन से आकलनों को। तो आप देखो, संरचनात्मक आकलन जो होते हैं, संरचनात्मक आकलन, संरचनात्मक आकलन हम जब सीसीई प्रणाली को और विस्तार से देखेंगे वहां पर ये टर्म आएगी, संरचनात्मक आकलन, यानी कि एफए, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होते हैं, और निदानात्मक परीक्षण जो होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट। निदानात्मक परीक्षण जो होते हैं ये भी इसी श्रेणी के होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, एफ ए, दूसरे एक टर्म आएगी समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, संरचनात्मक आकलनों का उद्देश्य यही होता है, इन्हें सीखने के लिए आकलन की श्रेणी में रखते हैं। निदानात्मक परीक्षण जो होते हैं इन्हें सीखने के लिए आकलन की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य बच्चों को रैंक ग्रेड प्रदान करना नहीं है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच करना है, बच्चों की अधिगम प्रगति की जांच करना है, बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कहां कोई कमी है इस बात को जांच करना है। ये संरचनात्मक आकलन, निदानात्मक परीक्षण सीखने के लिए आकलन की श्रेणी में आते हैं, ये सीखने के लिए आकलन होते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग होते हैं, फॉर लर्निंग, सीखने के लिए किए गए आकलन। लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होते हैं? नंबर 2 हम देखेंगे। नंबर 2, सीखने का आकलन, सीखने का आकलन, सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये क्या है? और मैंने जैसे कहा कि आकलन उद्देश्य तय करेगा, टाइमिंग तय करेगी। टाइमिंग अगर प्रक्रिया के दौरान है, टाइमिंग अगर प्रक्रिया के अंत में है, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों का उद्देश्य अलग अलग रहा होगा। अगर प्रक्रिया के दौरान है तो इसका मतलब आप इस तरीके, इस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं कि आपको कोई सुधार की अगर कोई वांछित आवश्यकता है, अगर वांछित है सुधार, तो वो कर सके। लेकिन प्रक्रिया के अंत में कर रहे हैं तो फिर तो ये तो निर्णय है। फिर ये तो इस बात की जांच करने के लिए कि संपूर्ण प्रक्रिया में बच्चे ने कितना सीखा। आप एक लेवल तय कर रहे हैं, आप एक स्तर तय कर रहे हैं। तो अगर मैं टाइमिंग की बात करूं, सीखने का आकलन का, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में, है ना, अंत में, यानी कि पूर्ण होने पर, जब पूरी हो जाएगी, पूर्ण होने पर तब लिए जाएंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में लिए जाएंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पूर्ण होने पर लिए जाएंगे। ये क्या करते हैं
ये बालकों की, मैं एक शब्द पहले लिखूं, एक वाक्य लिखूं, निर्णायक प्रक्रिया होती है, निर्णायक प्रकृति के होते हैं। निर्णायक प्रकृति मतलब हमने वहां पर लिखा, वहां पे क्या लिखा, सुझावात्मक, वहां पे हमने लिखा सुझावात्मक, विकासात्मक, सुधारात्मक, परामर्शात्मक प्रकृति के होते हैं। परामर्श, ये परामर्श नहीं देंगे, ये निर्णायक प्रकृति के होते हैं। और निर्णायक प्रकृति के क्यों? क्योंकि ये प्रक्रिया की समाप्ति पर, प्रक्रिया की समाप्ति पर, समाप्ति पर बालकों के, बालकों के अधिगम स्तर, अधिगम स्तर, अधिगम स्तर का निर्धारण कर, अधिगम स्तर का निर्धारण कर उन्हें उपलब्धि, ग्रेड, रैंक प्रदान करते हैं। और आपने समझ लिया अंतर, प्रदान करते हैं, आपने अंतर समझ लिया। मैंने वहां पर लिखा था, सीखने के लिए आकलन में लिखा था कि वे अधिगम प्रगति का अधिगम प्रगति का पता करते हैं। ये अधिगम प्रगति का पता नहीं कर रहे हैं, ये अधिगम स्तर का निर्धारण कर रहे हैं। बालकों को उपलब्धि अंक ग्रेड देंगे, इनका उद्देश्य जो है वो एक निर्णय देना है, समाप्ति पर एक निर्णय देना है, और समाप्ति पर एक निर्णय देने में, और इसीलिए ध्यान रखो इनका जो स्वरूप होता है, इनका स्वरूप जो होता है औपचारिक, सदैव औपचारिक स्वरूप होता है। सीखने का आकलन औपचारिक स्वरूप होता है, यानी कि सीखने का औपचारिक स्वरूप में होते हैं, सीख होती है। तो सीखने का आकलन, जो बच्चे ने कुल मिलाकर के जो सीखा है उसका स्तर तय कर रहे हैं, उसका आकलन आप कर रहे हैं। ये सुझाव के लिए नहीं, ये परामर्श के लिए नहीं, ये शिक्षा अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को और बेटर कराने के लिए नहीं है। ये केवल एक निर्णय है कि भाई जो कुछ भी किया अब तेरे को कितना आता है ये बता, ये पता करना है। ये सीखने का आकलन है। और इस श्रेणी में कौन कौन से आकलन प्रमुख तौर पर रखे जाते हैं? इस श्रेणी में देखो, एक तो योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन जो होते हैं, समेटिव असेसमेंट, एसए, ये भी हमारी सीसीई जब हमारी चर्चा चलेगी तो वहां पर ये तथ्य जुड़ेगा। योगात्मक आकलन इस श्रेणी में होते हैं। उपलब्धि परीक्षण इस श्रेणी में होते हैं। उपलब्धि परीक्षण जितने भी हैं वो सब योगात्मक की श्रेणी में आते हैं। टर्म परीक्षाएं सब इस श्रेणी में आती हैं। टर्म परीक्षाएं, वो टर्म परीक्षाएं चाहे वो अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, प्रथम द्वितीय तृतीय टेस्ट कुछ भी हो। क्यों ये इस श्रेणी में क्यों आएंगे? क्योंकि ये बालकों को उपलब्धि, ग्रेड, टर्म देने का, रैंक देने का काम कर रही है। ये बालकों के अधिगम का स्तर तय कर रही है, सुझाव के लिए नहीं है। सुझाव के लिए किए जाने वाला आकलन कभी बच्चों को कोई अंक, ग्रेड, कोई परसेंटेज देगा ही नहीं, कोई ग्रेड देगा ही नहीं। चूंकि टर्म परीक्षाएं भी बच्चों को अंक, ग्रेड देती हैं। अर्धवार्षिक परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं, मिड में होने वाली परीक्षाएं, PT1, PT2, ये बच्चों को एक अंक प्रदान करती हैं। उपलब्धि परीक्षण जो होते हैं, उपलब्धि परीक्षण सारी जो परीक्षाएं जिसमें आप ज्ञान की मात्रा, मात्रात्मक प्रकृति के संज्ञानात्मक स्तर जांचते हैं, वो उपलब्धि परीक्षण। और योगात्मक आकलन जो सबसे एंड में, एंड ऑफ द सेशन लिया जाता है, ये सब के सब सीखने का आकलन है, क्योंकि ये एंड ऑफ द प्रोसेस है। ये तीनों एंड ऑफ द प्रोसेस से जुड़े हैं। तो सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन, इन दोनों को आपको प्रमुख तौर पर आपको समझना है। अधिगम का स्तर तय करने पर एक निर्णय के तौर पर लिए जाएंगे, सुझाव के तौर पर नहीं लिए जाएंगे। सुझाव के तौर पर अधिगम के लिए, सीखने के लिए आकलन होगा। तो सीखने का आकलन, व्हाट अ स्टूडेंट कैन डू, एक विद्यार्थी क्या कर सकता है। और वहां हमने कहा सीखने के लिए, आकलन के लिए, व्हाट अ टीचर शुड डू, एक टीचर को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए इसमें सुझाव है, और क्या कर सकता है इसमें क्षमता का आकलन है, इसमें क्षमता का आकलन है। और ये दूसरा होता है। और तीसरा और बड़ा प्रमुख हो, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीसरा, सीखने के रूप में,
इसके दोनों नाम होते हैं, सीखने के रूप में या सीखने के समान आकलन। सीखने के रूप में या सीखने के समान आकलन, एज असेसमेंट, असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये कौन सा आकलन होता है? ध्यान रखें, एक चीज और मुझे साथ साथ जोड़नी है। देखिए, इसमें करने वाला कौन है, ये चर्चा मैं और साथ साथ जोड़ दूं जिससे आपके दिमाग में रहेगा करने वाला कौन है। करने वाला, ये सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन। ध्यान रखो, ये जो दोनों प्रकार के आकलन है, सीखने के लिए आकलन, ये भी टीचर करेगा कि उसे क्या करना चाहिए प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए, इसे करने वाला भी टीचर है। एक बच्चा क्या कर सकता है, इसको करने वाला भी टीचर है। लेकिन अगर आकलन टीचर के द्वारा ना किया जाए, प्रक्रिया के दौरान, ये भी ड्यूरिंग है। ध्यान रखो, जैसे हमने कहा ये ड्यूरिंग है, ये ड्यूरिंग है, ये आफ्टर है, आफ्टर प्रोसेस है, और लेकिन ये भी ड्यूरिंग होता है, ये भी ड्यूरिंग है सीखने के रूप में, लेकिन ड्यूरिंग प्रोसेस, प्रक्रिया के दौरान। लेकिन यहां पे करने वाला बदल जाता है। सीखने के समान आकलन में, सीखने के रूप में आकलन में, ध्यान को सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि सीखने के समान आकलन अध्यापक नहीं करता है, विद्यार्थी स्वयं का आकलन करता है। विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व आकलन प्रक्रिया के दौरान, यानी कि ये काम भी होगा जैसे सीखने के लिए आकलन प्रक्रिया के दौरान हुआ था, ये भी प्रक्रिया के दौरान होगा, प्रक्रिया के दौरान होगा, यानी कि ड्यूरिंग प्रोसेस होगा, ड्यूरिंग प्रोसेस होगा। और ये विद्यार्थियों द्वारा, है ना, विद्यार्थियों की जगह मैं एक शब्द अधिगमकर्ता द्वारा, वो ज्यादा सही है। अधिगमकर्ता द्वारा, अधिगमकर्ता द्वारा, यानी कि वही विद्यार्थी हो गया, अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं की अधिगम प्रगति, स्वयं की अधिगम प्रगति को जांचने के लिए, को जांचने के लिए किया गया, के लिए किया गया स्व आकलन। ध्यान रखो, इसको अलग स्याही से मैं लिख देता हूं, स्व आकलन। स्व आकलन यानी कि सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन, अपनी अधिगम प्रगति को जांचने के लिए एक अधिगमकर्ता जब स्वयं अपना आकलन करे, स्वयं, इसको शिक्षक नहीं कर रहा है, स्व आकलन जो करे, सेल्फ असेसमेंट। और इसीलिए देखो, अंग्रेजी के 3 शब्द आप ध्यान रखेंगे, इसको सेल्फ असेसमेंट भी कहा जाता है, सेल्फ असेसमेंट बाय लर्नर, सेल्फ असेसमेंट भी कहा जाता है। इसका एक बड़ा इंपोर्टेंट नाम और होता है जो परीक्षा में जुड़ता है, वो परीक्षा में जुड़ता है, वो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। एक प्रश्न मैं एक परीक्षा में देख रहा था, बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न था कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग किसे कहते हैं। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग यानी कि आप इसका थिंकिंग, मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, क्या सोच रहा हूं उसके बारे में सोचना, कैसा सोचता हूं इस बारे में सोचना, मेरा चिंतन कैसा है इस बारे में चिंतन करना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग यानी कि एक विद्यार्थी स्वयं इस बात को सोच रहा है कि वो कैसा सोचता है, वो कैसा जानता है। सेल्फ असेसमेंट जो है, इसे एक और नाम दिया जाता है, वो भी मुझे याद आ गया, वो भी मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन, तो मेटाकॉग्निशन कहें, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कहें, सेल्फ असेसमेंट कहें, ये सीखने के समान आकलन है। ध्यान रखो, ये भी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा, लेकिन अध्यापक के द्वारा नहीं किया जाएगा, विद्यार्थी द्वारा, अधिगमकर्ता के द्वारा स्वयं का किया जाएगा। एक प्रश्न परीक्षा में आता है, वो अधिगमकर्ता कोई भी हो सकता है, वो अधिगमकर्ता किताबें पढ़ने वाला नहीं है। एक प्रश्न आता है कि एक बावर्ची खाना बनाने के दौरान अपना खाना चखता है कि कैसा बन रहा है। आप चाय की थड़ी पे चाय पीने जाते हो, कई बार चाय बनाने वाला उस चाय में से एक चम्मच से थोड़ा सा अपने हाथ पर गिराता है, या एक कप में थोड़ा सा लेकर के चखता है कि मीठा सही है, कड़क पत्ती सही है, अदरक और इलायची जो भी कुछ उसने डाला है उसका टेस्ट, वो उसको चेक करता है, बीच में चेक करता है, ताकि अगर शक्कर कम है तो शक्कर डाल सके, अगर अदरक कम है अदरक डाल सके, पत्ती कम है पत्ती, ये सब करने के लिए वो बीच में एक बार उसको चेक करके देखता है।
वो अपना खुद का आकलन कर रहा है, वो अपनी खुद की इस प्रक्रिया को देख रहा है कि उसने कैसा, उसका जो काम चल रहा है ड्यूरिंग प्रोसेस, और ध्यान रखो ड्यूरिंग प्रोसेस, क्योंकि चाय भी बन रही है, अभी बन करके सर्व नहीं हुई है, बिकी नहीं है, ड्यूरिंग प्रोसेस है। वो बावर्ची खुद अधिगम करता है, खुद काम करने वाला है, खुद अपनी जांच कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति उसकी चाय को पी के चेक करके नहीं बता रहा है, वो खुद पी करके चेक कर रहा है। मतलब वो एक बावर्ची, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आया है कि एक बावर्ची खाना बनाने के दौरान या कुछ भी बनाने के दौरान बीच में उसे चेक करके देखता है कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये किया गया आकलन कैसा है, सीखने के लिए आकलन है या सीखने का आकलन है या सीखने के रूप में आकलन है। आपको आंख बंद करके डंके की चोट पर सीखने के रूप में आकलन, क्योंकि अधिगम करता स्वयं कर रहा है, ये सेल्फ असेसमेंट है। तो हम आकलन के इन जो प्रकार हैं इस पे जब हम बात करते हैं, हमारी समझ बहुत श्रेष्ठ बननी चाहिए। आकलन के ये प्रकार बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मूल्यांकन का संपूर्ण जो खंड होता है उससे जुड़ा अत्यंत एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। मैं एक बार वापस स्लाइडें एक बार कर देता हूं। आकलन के प्रकार पर हम लोग बात कर रहे थे, और आकलन के प्रकार में मैंने सबसे पहले आपको एक टर्मिनोलॉजी जो सबसे पहले आपको समझनी है कि ये जो आकलन के प्रकार है इसमें एसबीए और एलएसए ये क्या टर्म है। तो एसबीए का मतलब स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जो विद्यालय स्तर पर किए जाएंगे, और विद्यालय स्तर पर किए जाने वाले जितने भी आकलन होते हैं वो चाहे योगात्मक के तौर पे हो, चाहे संरचनात्मक के तौर पे हो, चाहे निदानात्मक परीक्षण के तौर पे हो, वो सारे के सारे स्कूल बेस्ड असेसमेंट, क्योंकि ये बालकों की अधिगम प्रगति का, अधिगम के स्तर का, इन सबका निर्धारण करेंगे, एक स्कूल के स्तर पे करेंगे। इनका उद्देश्य कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना या कोई बड़ी नीति बनाना नहीं है। लेकिन एक आकलन ऐसे भी होते हैं जो पूरे व्यापक स्तर पर लिए जाते हैं, लार्ज स्तर पर लिए जाते हैं। इनका नाम ही लार्ज स्केल असेसमेंट है, व्यापक स्तर पर लिए जाते हैं। इनके उद्देश्य भी व्यापक होते हैं, शिक्षा नीतियों के निर्धारण, शिक्षा नीतियों में बदलाव के लिए किए जाने वाले आकलन। तो उसका एक उदाहरण मैंने दिया, एनएएस जो हुआ, नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो हुआ 2021 में हुआ, उसके सर्वे के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ बिंदु शामिल किए गए। तो हम जो आकलन के प्रकार जो देखेंगे, हमारे लिए आकलन जो हमारे कोर्स में जिसको हम पढ़ते हैं, हालांकि एनएएस अलग से, ये गुणवत्ता सूचकांक भी इसको बोलते हैं, गुणवत्ता सूचकांक, गुणवत्ता सूचकांक, एलएसए को गुणवत्ता सूचकांक भी बोलते हैं, यानी कि इंडिकेटर है, गुणवत्ता के इंडिकेटर। तो ये हमारे एक अलग कोर्स का पार्ट होते हैं। लेकिन हम जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करते हैं, शैक्षणिक रीति विज्ञान, पेडागोजी की हम बात करते हैं, तो वहां पे हम जो आकलन पढ़ते हैं वो आकलन एसबीए वाले आकलनों पर चर्चा करते हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट पे। और यहाँ इस दृष्टिकोण से, एसबीए के दृष्टिकोण से आकलन के 3 प्रमुख प्रकार हैं: सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, और सीखने के समान या सीखने के रूप में आकलन। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और असेसमेंट एज लर्निंग। और मैंने यहां पर जो जो लिखाया, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, इसमें कैसे सीखना है, हाउ, और इसमें कितना सीखा है, हाउ मच मात्रा बताएगा, और हाउ प्रोसेस बताएगा, प्रक्रिया बताएगा। तो कितना सीखना है, कैसे सीखना है, कितना सीखा है, और ये सीखने के समान आकलन, इस पे अभी हम स्वाकलन जैसे हमने चर्चा की। तो एक एक करके मैंने आपको तीनों को समझाया। सीखने के लिए आकलन ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लिए जाएंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लिए जाएंगे, समय समय पर लिए जाएंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए लिए जाएंगे, बालकों की अधिगम प्रगति का पता करेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संबंध में प्रतिपुष्टि के दृष्टिकोण से होंगे, फीडबैक देंगे, संपूर्ण प्रक्रिया जो है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया चल रही है, उसे और बेटर कैसे किया जाए, उसके बेटरमेंट के लिए सजेशन देंगे, सुझाव देंगे। यानी कि इसीलिए इनको फिर सुधारात्मक दृष्टिकोण या विकासात्मक दृष्टिकोण या परामर्शात्मक दृष्टिकोण वाला माना जाता है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में हो सकते हैं, और बालकों को कोई स्तर, कोई उपलब्धि, कोई ग्रेड नहीं देते हैं। जैसे संरचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जैसे निदानात्मक परीक्षण, इनका उद्देश्य ही प्रक्रिया को सुधारना होता है। बच्चों के सीखने के लिए क्या बेहतर योजना बनाई जा सकती है, ये निर्धारण करने के लिए होता है। लेकिन सीखने का आकलन ये निर्णायक प्रक्रिया, ये निर्णायक प्रक्रिया है, ये निर्णय देने वाली प्रक्रिया है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में, उसमें वो दौरान होते हैं, ये पूर्ण होने पर किए जाते हैं, और ये प्रक्रिया की समाप्ति पर बालकों के अधिगम स्तर का निर्धारण करते हैं। कितना बच्चे ने सीख लिया है इसका निर्णय देंगे, और फिर उन्हें एक उपलब्धि, ग्रेड या रैंक या एक स्तर उनको प्रदान करेंगे। ये सीखने का आकलन होते हैं।
ये हमेशा औपचारिक स्वरूप में होते हैं, जैसे योगात्मक आकलन है, जैसे उपलब्धि परीक्षण है, जैसे टर्म परीक्षाएं हैं, ये सब के सब सीखने का आकलन है, क्योंकि ये बता ही ये रहे हैं कि यही इसीलिए जा रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। और तीसरा होता है सीखने के रूप में, यानी कि सीखने के समान असेसमेंट एज लर्निंग। ये प्रक्रिया के दौरान, ध्यान रखो, ये भी प्रक्रिया के ही दौरान किए जाएंगे, लेकिन इनको करने वाला विद्यार्थी स्वयं होगा। वो अपना स्व आकलन करेगा, वो अपना सेल्फ असेसमेंट करेगा कि भाई मेरा सीखना जो चल रहा है वो कैसा सीख रहा है। इसीलिए इसको सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा नाम थिंकिंग अबाउट थिंकिंग या मेटाकॉग्निशन। तो विद्यार्थियों, आकलन के इन प्रकारों को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि हम जब संपूर्ण मूल्यांकन को देखते हैं, संपूर्ण आकलन मापन मूल्यांकन शब्दों का टर्मिनोलॉजी का हम प्रयोग करते हैं, और अलग अलग जब हम मूल्यांकन के खंडों में जब आगे का कहीं अध्ययन कर रहे होते हैं, वहां पे जब हम संरचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, निदानात्मक परीक्षण, इन सारी चीजों पर जब चर्चाएं कर रहे होते हैं, तो वहां पे जब ये टर्मिनोलॉजी प्रयोग होती है कि ये सीखने के लिए आकलन है कि सीखने का आकलन है, तो वहां पे ये शब्दों को, वहां पे उन अवधारणाओं को समझने के लिए इन सारे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। सिलेबस के अन्य खंडों पर हमारी लगातार मुलाकात होती रहती है, लगातार मुलाकात होती रहेगी। ऐसे ही अच्छे से हम पढ़ते रहेंगे, समझ करके पढ़ते रहेंगे। ये अवधारणाएं हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से बैठनी चाहिए, और हम जब अवधारणाओं को समझ करके उनके साथ तालमेल बिठा लेते हैं, फिर परीक्षा में सवाल डायरेक्ट सीधा आए या परीक्षक द्वारा बना करके आए, घुमा फिरा करके आए, तो भी हम निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। मुझे आपको ऐसा सक्षम बनाना है, मुझे आपको ऐसा समझ विकसित करके आपको इतना मजबूत बनाना है। मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।